हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम गद्यांश आधारित क्वेश्चन देखेंगे, उसके बारे में कैसे लिखा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं। वैसे तो ये इजी लगता है क्योंकि बचपन से ही अगर हिंदी में आप गद्य वगैरह देखते होंगे तो गद्य में जो एक्सप्लेन करने को आता है एग्जाम में, जिस तरह से 10th वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते थे उस तरह से यहाँ पे भी लिखना रहता है। लेकिन वहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया जाता था, कहा जाता था ये अपठित वाला सेक्शन है और इसको अपने हिसाब से लिखना होता है। लेकिन इसकी कुछ शैली होती है, उसी हिसाब से अगर हम नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हमने प्रैक्टिस की है पहले या कभी प्रैक्टिस नहीं की है, हमें नॉलेज है इसके बारे में या नहीं। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से किया जाता है। और जो आरओ मेंस का एग्ज़ाम है उसमें गद्यांश से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। हमने सिलेबस में भी डिस्कस किया था। और जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस मेंस का जो हिंदी वाला पेपर रहता है उसका और ये आरओ मेंस वाला सिलेबस लगभग सेम रहता है, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। 3 तरह के प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं। पहला तो गद्यांश का शीर्षक पूछा जाता है, एक गद्य खंड लिखा रहता है और उसका शीर्षक पूछा जाता है। सेकंड जो होता है वो गद्यांश का सारांश और संक्षेपण, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है और दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस अभी हम आगे चल के देखेंगे। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या के बारे में पूछा जाता है। एक पंक्ति अंडरलाइन होती है, उसको मतलब एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 टाइप के यहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि शीर्षक कैसे निकालते हैं, किसी भी गद्यांश का शीर्षक कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सबसे टफ काम यही होता है क्योंकि इसमें 2 ही 3 शब्द में आपको नंबर मिल जाते हैं, जो भी शब्द आप लिखते हैं उसी के हिसाब से। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो गद्यांश को कई बार पढ़ना पड़ता है। एक बार तो पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा आपको कि उसका भाव क्या निकल रहा है, क्या चीज़ इसमें बात कही गई है, क्या कहने की कोशिश लेखक कर रहा है। और ज़्यादा जो इसमें फोकस करना होगा कि पहले की 2-3 लाइन, पहले की स्टार्टिंग की 2-3 लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। उसी में जो शब्द होंगे उसमें से थोड़ा सा लेके या फिर उसका जो भाव निकल रहा होगा उसको लेके ये मतलब शीर्षक को है लिखा जाता है। और जो शीर्षक होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे सकारात्मक शीर्षक होना चाहिए, कोई नकारात्मक शीर्षक नहीं होना चाहिए जिसको पढ़ के शीर्षक का नाम पढ़ के ही ऐसा लगे कि पता नहीं मतलब ये समाज पे अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा है। इस टाइप का शीर्षक नहीं होना चाहिए। बेस्ट शीर्षक जो होता है उसमें लगभग 3 शब्द होते हैं। 3 शब्द का शीर्षक सबसे अच्छा माना जाता है। कोई भी अगर शीर्षक दिया जाए उसमें 3 शब्द अगर आप लिख देते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द अगर आप यूज़ करें तो 5 से ज़्यादा शब्द नहीं यूज किए जा सकते, मतलब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मतलब गद्यांश जो दिया है उसमें 2 ऐसे शीर्षक बन सकते हैं जिनको गद्यांश में मतलब सही ठहराया जा सकता है कि ये शीर्षक सही हो सकते हैं। तो 2 शीर्षक, मैक्सिमम आप 2 शीर्षक लिख सकते हैं और उसको ऐसे स्लैश लगाकर लिख देंगे तो इसमें कोई मतलब नंबर नहीं कटेंगे। आप एक शीर्षक लिख दिए अथवा लिख के या फिर ऐसे स्लैश लगा के अगला भी शीर्षक लिख सकते हैं। और ये नहीं कि आपने 5-6 शीर्षक लिख दिया एक ही गद्यांश का, तो उससे नंबर कटेंगे। और कोशिश करिए तो कि अगर एक ही चीज़ मतलब एक ही आपको शीर्षक लग रहा है, पूरा पढ़ने के बाद बार बार एक ही शीर्षक लग रहा है तो एक ही लिखिए, नहीं तो 2 लिख सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे संक्षेपण की। तो यहाँ पे जब भी हमने देखा था कि सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें सारांश या फिर संक्षेपण लिखना था, तो सबसे मेन बात यही फाइंड आउट करनी रहती है कि संक्षेपण क्या होता है और सारांश क्या होता है। संक्षेपण में जो बात कही जाती है, अगर कोई गद्यखंड दिया हुआ है तो इसमें पूरा जो संक्षेपण होगा ये तो छोटा रूप संक्षेपण भी होता है, छोटा रूप सारांश भी होता है। संक्षेपण में सब बात सेम टू सेम क्रम से लिखनी होती है। मेन बात यहाँ पर क्या है, क्रम से लिखनी होगी, सारी बात लिखनी पड़ेगी, सब बातें क्रम से होनी चाहिए। और जो सारांश लिखा जाता है इसमें पूरे लेख का ये भी संक्षिप्त रूप ही होता है और इसको अपने शब्दों में लिखा जाता है, थोड़ा बहुत अपना शब्द इसमें डाला जा सकता है। और निष्कर्ष सहित, यहाँ पर जो मेन बात है वो है निष्कर्ष सहित। आप पूरे गद्यखंड से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसको अपनी मतलब अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना होता है सारांश में। अभी ये नहीं कुछ भी आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, बस लेखक क्या लिखने की कोशिश कर रहा है उस बात को निष्कर्ष सहित यहाँ पर लिखा जाता है। और संक्षेपण में जो है सेम टू सेम ही बात रहेगी, उसको क्रम से लिखा जाएगा। दोनों जो है छोटा रूप होता है लेकिन संक्षेपण में सेम टू सेम बात लिखी रहती है और यहाँ पर सारांश में जो है आपको थोड़ा निष्कर्ष सहित बताना पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अभी अंतर से। तो सारांश में क्या होता है, सारांश जो होता है पूरे गद्यखंड का मूल निचोड़ होता है, मतलब जो निष्कर्ष निकल रहा है पूरा सारांश पढ़ने के बाद, पूरा जो गद्य पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकल रहा है वो लिखा जाता है सारांश में। और संक्षेपण जो होता है वो लघु रूप होता है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा निष्कर्ष निकाल के नहीं लिखना है, वही सेम टू सेम बात लिख देनी है, बस उसको छोटा करके लिखना है। वो कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। और सारांश में जो है इसमें क्रमबद्धता आवश्यक नहीं होती है।
सारांश में जो कहानी आपको बताई गई, कहानी वैसे नहीं होती है, कोई ऐसा निबंध टाइप का, निबंध का कोई खंड दिया गया रहता है सारा, मतलब जो गद्यांश दिया रहेगा आपको उसमें कोई कहानी नहीं होगी, उसमें ऐसा लगे मतलब किसी के बारे में ऐसे बात नहीं की जाएगी, कोई एक टॉपिक होगा, जैसे नैतिकता के बारे में आपसे कहा गया, शिक्षा के बारे में, जो समाज के बारे में कोई चीज़ ऐसा गद्यांश से आपको दिया रहेगा, तो उसमें क्या भाव निकल के आ रहा है लास्ट में और किस किस तरह से उसको दिखाया गया, लेखक कैसा कहना चाह रहा है, लेखक के शब्दों में ऐसे करके लिखना है इसको। और क्रमबद्धता आवश्यक नहीं है, जिस क्रम में लिखा गया है वो आवश्यक नहीं है। संक्षेपण की बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषता इसकी क्रमबद्धता ही होती है। अगर क्रम से नहीं लिखा गया है संक्षेपण तो संक्षेपण गलत है, संक्षेपण ही नहीं माना जाएगा उसको। उसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज़ जो है, थर्ड चीज़, इसमें लेखक के भाव और विचार निष्कर्ष के रूप में लिखे जाते हैं। और इसमें जो है संक्षेपण में, इसमें लेख में स्वयं से कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है, बस लेख को लघु रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब पूरा लेख वैसे ही लिखा रहेगा, उसको लघु रूप में किया जाएगा। अब लघु रूप में कैसे किया जाएगा अभी हम देखेंगे। सारांश जो है, इसमें गद्यांश का 1/4 से 1/3 तक भाग होता है, मतलब 25 to 30% जो है सारांश लिखा जाता है पूरे गद्य खंड का, इतना छोटा करके इसको लिखा जाता है। संक्षेपण भी का मूल भाग जो है इसको 1/3 भाग में लिखा रहता है। मूल भाग का कितना, 1/3 भाग इसको लिखा जाता है। मतलब अगर आप कहें कि दोनों में से छोटा, सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा होना चाहिए, तो सारांश थोड़ा सा छोटा हो सकता है संक्षेपण से। अगर आप लाइन सभी लिख रहे हैं तो संक्षेपण जो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है सारांश से, लेकिन सारांश और छोटे में समाहित होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे अनावश्यक कथन। मतलब एक चीज़ तो दोनों में कॉमन है, जो अनावश्यक कथन, जितने भी अनावश्यक कथन रहते हैं, जैसे कभी कभी एक ही बात दो तरह से घुमा फिरा के अगली लाइन में फिर से लिखी रहती है, तो उसको बस आपको एक ही बार लिखना है। और जहाँ पे भी कहावत दी गई है, कोई कहावत है, कोई लोकोक्ति है, मुहावरा दिया गया है या फिर किसी उदाहरण से दर्शाया गया है, तो वो उदाहरण आपको सारांश में भी नहीं लिखना है, वो उदाहरण आपको संक्षेपण में भी नहीं लिखना है। या फिर कोई डेटा दिया गया है, कोई फैक्ट दिया गया है उदाहरण के तौर पर, या वैसे ही दिया गया है, तो उसको नहीं डालना है। जो आप संक्षेपण या सारांश लिखेंगे उसमें वो चीज़ें नहीं रहेंगी, उसको हटा देना है। उत्तम पुरुष में लिखा जाना चाहिए सारांश और संक्षेपण दोनों ही। मतलब अगर आप सारांश लिख रहे हैं, एक चीज़ ये समझ लीजिए, अगर आप सारांश लिख रहे हैं तो उसमें शुरुआत आपको यहाँ से करनी चाहिए कि लेखक कहना चाहता है कि, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक कहता है कि मतलब ये बात ही कहता है। और जो अगर आप संक्षेपण लिखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखा जाएगा, मतलब ये जो लेखक कहता है कि, लेखक का कहना ये है कि, तो इस तरह की चीज़ें संक्षेपण में नहीं होती। वहाँ पे जो गद्यखंड लिखा रहेगा आपको उसी रूप में, मतलब उसको थोड़ा सा छोटा करके, कहाँ उसमें जो उदाहरण वगैरह होंगे उसको हटा के, किसी महापुरुष की कोई बात होगी तो उसको भी हटा देना है वहाँ से, तो उस तरह से उसको दर्शाना है। लेखक क्या कहता है ये नहीं उसमें लिखना है, बस बात सभी सेम होनी चाहिए। जो संक्षेपण में सभी बातें, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है, और सारांश में हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई भी हम निष्कर्ष जो है उसको लिख सकते हैं। और संक्षेपण में नहीं लिखा जाता है कोई भी निष्कर्ष, और जो है उत्तम शैली में इसको लिखा जाता है। और जो शब्द होते हैं उनका पर्यायवाची आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे संक्षेपण में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर बड़ा सा कोई सेंटेंस लिखा हो उसके लिए अगर एक शब्द बन रहा हो तो संक्षेपण में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पुनरावृत्ति, और जो उदाहरण होते हैं, बार बार जो एक ही सेंटेंस आ जाता है घुमा फिरा के, उसको हटाना है, उदाहरण भी हटा देने हैं। और यही बात यहाँ पे भी करनी है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है संक्षेपण में। अब आप ये चीज़ सीधे सीधे समझ गए होंगे कि सारांश जो है पूरा निष्कर्ष होता है। कोई भी आपका लेख लिखा है उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा शब्द लगा के लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक का मूल भाव क्या है, उसको आप सारांश में व्यक्त करेंगे। अब संक्षेपण में वही लिखना है, तो लेखक का मूल भाव क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेखक ने जो चीज़ लिखा है बस उसी को छोटा करके उसका उदाहरण कहावत वगैरह हटा के सेम बात वही लिख देनी है। और एक चीज़ और होता है कि संक्षेपण के लास्ट में यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर सबसे पहले शीर्षक ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया जाता है। शीर्षक को संक्षेपण में, एक चीज़ याद रखिएगा, इसको मैं अगर आपको जब PDF से सेंड किया जाएगा तो उसमें ये दे दिया जाएगा, संक्षेपण में जो है पहले शीर्षक यहाँ पर लिख दिया जाता है, लेकिन सारांश में यहाँ पर ऊपर कोई शीर्षक नहीं लिखा रहता, पूरा लाइन ऐसे लिखा रहता है। संक्षेपण में ऊपर शीर्षक लिख के उसके बाद सभी लाइनें लिखी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे गद्यांश की। अब मान लीजिए एक गद्यांश है, ये मैंने जब आपको ऐसे वाला निबंध वाला जो पिछला वीडियो था उसको आप देखेंगे तो उसमें शिक्षा और संस्कृति पर निबंध लिखने को आपको बोला था, और ये मैंने जो ROAR वाला ग्रुप है उसमें भेज भी दिया था। तो उस निबंध का एक खंड है ये खंड मैंने आपको इसलिए दिया है कि मान लीजिए कि एक गद्यांश है, इसका आपको संक्षेपण और इसका जो रेखांकित जो चीज़ें हैं उसका व्याख्या और सभी चीज़ें इसकी लिखनी है। अभी ये गद्यांश क्या है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से आपको लिखना है। ये इसको जो संक्षेपण होगा इसका या जो सारांश होगा मैं भी आपको उस ग्रुप में लिख के भेजूंगी, लेकिन कैसे लिखना है ये यहाँ पे जान लीजिए। जैसे शिक्षा और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी देश की शिक्षा उस देश की संस्कृति से ही प्रेरित होती है।
और ये जो पूरा गद्यांश है ये उसी निबंध का पार्ट है, शिक्षा और संस्कृति पर जो मैंने निबंध लिखने को बोला था उसी का पार्ट है। ये मैंने खुद से जो निबंध लिखा था वो आपको भेजा था। और उदाहरण स्वरूप हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रभाव आज भी हमारे पाठ्यक्रम पर पड़ता है। जब हम संस्कृति और शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ विद्यालयी शिक्षा ही नहीं, हमारे बुजुर्गों, माता पिता, समाज आदि के विचार और संस्कार भी उसमें समाहित होते हैं। समाज से मिली शिक्षा हमें सही मायनों में अपने इतिहास और संस्कृति से परिचित कराती है। दोनों के बारे में बैलेंस करके लिखना है। अगर आप निबंध भी लिखेंगे तो अगर शिक्षा और संस्कृति दोनों के बारे में निबंध लिखना है तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, किसी एक को ऊपर चढ़ा के नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर एक कथन जो मैंने आपको कहा था कि इसको कथन को याद कर लीजिए, इसको आप डाल सकते हैं शिक्षा संस्कृति में कहीं पर भी। तो एक व्यक्ति जिसे अपने इतिहास, उद्गम और संस्कृति का ज्ञान नहीं है वह उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ही नहीं है। ये मार्कस ग्रेवी का कथन है। अब इसका जब आप, ये एक खंड है केवल, अगर इसका गद्यांश का आप सारांश लिखेंगे तो सारांश किस तरह से लिखा जाएगा? ऊपर ये पहले पूरा तो सारांश पहले वहाँ पे जब भी आपको लिखना होगा तो शिक्षा और संस्कृति ऐसे करके, शिक्षा और संस्कृति, उसके बाद डैश डैश डैश, जो लास्ट वाला यहाँ पर जो भी बात लिखी है लास्ट वाली, ये वाली बात, इसको आपको ऐसे डैश डैश करके लास्ट में ये भी लिख देना है। तो इसे पता रहेगा कहाँ से कहाँ तक आप गद्यांश लिख रहे हैं। अब जब इसका सारांश लिखना होगा तो कहा जाएगा कि उपर्युक्त गद्य खंड में लेखक का कहना है कि, मतलब यहाँ से शुरुआत करी जाएगी इसकी, कि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह से, मतलब सेम टू सेम नहीं लिखना है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये सब नहीं लिखना है, एक दूसरे के पूरक है। इसमें लेखक ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आज भी हमारे पाठ्यक्रम पर संस्कृति का प्रभाव रहता है। बस इतना ही, इतने के बारे में बस इतना ही लिखना है। मतलब शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें आपको यहाँ पे संस्कृति जो है, संस्कृति का प्रभाव आज भी हमारे पाठ्यक्रम पर देखने को मिलता है। और उसी हिसाब से इसका भी लिखना है, इधर वाले दूसरे वाले उसका भाग का। और ये जो ये चीज़ लिखा है लास्ट में, ये सेइंग जो लिखी है, तो लेखक जो है, सारांश में ये भी लिखा जा सकता है कि लेखक जो है मार्कस ग्रेवी के कथन के द्वारा इसकी पुष्टि करता है। इस तरह की चीज़ें इसमें डाली जा सकती हैं। तो सारांश में आपकी ये बात हो जाएगी। इसको पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिखना है। लेकिन जैसे ये जो जितना लिखा है, ये इसका जो है 1/4 भाग लगभग सारांश हो जाएगा आपका। अब इसी बात को अगर संक्षेपण में लिखना है तो संक्षेपण में लेखक क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। संक्षेपण में सबसे पहले ऊपर जो लिखा जाएगा ऐसे इन्वर्टेड कॉमा करके, वो इसका शीर्षक लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि शिक्षा और संस्कृति का निबंध है, तो यहाँ पर आप शिक्षा और संस्कृति लिख सकते हैं। बार बार मैं शिक्षा और संस्कृति पर इसलिए फोकस कर रही हूँ कि ये जो है एक फिक्स रहता है। शिक्षा और संस्कृति से एक निबंध या फिर एक संक्षेपण या फिर एक गद्यांश जरूर से जरूर पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। शिक्षा और संस्कृति इसका शीर्षक हो जाएगा। अब इसमें लेखक क्या कहता है इसकी कोई बात नहीं की जाएगी, सीधे सीधे जो है पूरे सेंटेंस पे हम आ जाएंगे। जैसे शिक्षा और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू, किसी भी देश की शिक्षा उस देश की संस्कृति से ही प्रेरित होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर ये शब्द, ये सेंटेंस जो है डाला जा सकता है, सिक्के के दो पहलू है, पूरक कहा जा सकता है। एक दूसरे पर आश्रित है। थोड़ा सा चेंज करिए, जैसे वहाँ पे हम सारांश लिख रहे थे तो एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक दूसरे पर आश्रित है, ये संक्षेपण में लिख सकते हैं। किसी भी देश की शिक्षा उस देश की संस्कृति से ही प्रेरित होती है। तो यहाँ पर भी हमें सब पूरा क्रम यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्रम क्या है इसका। तो हर देश की शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है, हर देश की शिक्षा जो है उसके पाठ्यक्रम से ही झलकती है, उसके पाठ्यक्रम से ही प्रेरित होती है। और संस्कृति जो है उसके संस्कृति की झलक उनके पाठ्यक्रम में देखने को मिलती है। इस तरह से कुछ भी आप घुमा फिरा के सेम सेंटेंस जो है फॉलो करके वो लिख सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे जब ये वाले सेंटेंस की, कि जब हम संस्कृति और शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ विद्यालयी शिक्षा नहीं, वरन माता पिता और समाज के, मतलब ये सब है। तो हमारा समाज भी जो है, हमारी संस्कृति और शिक्षा की बात जो है, हमारा समाज भी हमें सिखाता है। इसमें सिर्फ विद्यालयी शिक्षा का रोल नहीं होता है। यहाँ पर जितने चीज़ जो लिखे, जैसे माता पिता, बुजुर्ग, समाज, ये सारे शब्द डालने की ज़रूरत नहीं है। बस संक्षेपण में इसका मतलब एक आध चीज़ आप समाज के बारे में सीधे सीधे इसको पूरा समाज बोल सकते हैं। तो ये छोटा हो जाएगा, संक्षेप में हो जाएगा, और क्रम भी सेम का सेम रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत लिखना है, थोड़ा दिमाग, जब लिखने बैठेंगे तब ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लिखा जाता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सारांश में जो है निष्कर्ष सहित अपना जो है उसको निष्कर्ष सहित क्या निकल रहा है, पूरे जो गद्य खंड है उसका भाव क्या निकल रहा है वो आपको दर्शाना है। और जब संक्षेपण लिखना है तो सेम टू सेम बात छोटा करके लिख देनी है। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो आता है कि रेखांकित शब्द की व्याख्या करिए, तो यहाँ पे जो रेखांकित है इसकी व्याख्या करनी है कि जब हम संस्कृति और शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ विद्यालयी शिक्षा नहीं, वरन हमारे बुजुर्गों, माता पिता, समाज आदि के विचार और संस्कार भी उसमें समाहित होते हैं।
तो इसको जो है ये पहले 3 शब्द लिख के लास्ट वाले डैश डैश करके लास्ट वाले 3-4 शब्द लिख देने हैं, और उसके बाद कैसे हमारा जो समाज है वो शिक्षा को बढ़ावा देता है और संस्कृति को बढ़ावा देता है, हमारी संस्कृति और शिक्षा में इसका क्या योगदान है, इसको थोड़ा ज़्यादा में आप लिख सकते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए आप जो है इसको थोड़ा सा आधे पेज में इसको भर सकते हैं। यही चीज़ बात जो है घुमा फिरा के आप कई बार बोलिए, कई बार मतलब सेम बात नहीं बोलनी, वो समझ में आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह दे के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहाँ पे रेखांकित को एक्सप्लेन करने की बात आई, इसको थोड़ा बढ़ा के आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया, आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पूरा जो सारांश और संक्षेपण वगैरह है वो मैं आपको जो ROE वाला ग्रुप है उस पर सेंड कर दूंगी। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।